ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, देखो कल जब हमने अपने सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था तो हमने दो वर्ड पढ़ा था, एक था वर्ड सैचुरेटेड, एक वर्ड सैचुरेटेड था और एक वर्ड अनसैचुरेटेड, है ना। ये दो वर्ड कल हमने डिस्कस किए थे, उसी के बेसिस पे हम बताते हैं सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है यहाँ पे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या था, जहाँ पे और एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा नोट करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। सैचुरेटेड जहाँ पे और हम थोड़ा सा भी सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा हम सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, उस टाइप के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पे हम और अमाउंट में सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट कैन बी एडेड मोर, और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है तो वो हमारा अनसैचुरेटेड है, और पूरी तरीके से जो सॉल्यूशन फिलअप हो चुका है जहाँ पे थोड़ा सा भी और हम सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, वो होता है हमारा सैचुरेटेड, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में हमारा ये है डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, हमें पता है कि इसमें हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूट का एडिशन हो सकता है, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन द अदर हैंड आर दोज दैट कंटेन लेस सॉल्यूट देन द मैक्सिमम, ठीक है। मतलब क्या कि जहाँ पे सॉल्यूट की अमाउंट एक सॉल्यूशन के कंपैरिजन में देखा जाए तो कम है, तो वो भी हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। A saturated solution is one that contains the maximum quantity of solute that can be dissolved. मतलब अगर 1 लीटर वाटर है, ठीक है, 1 लीटर H2O में अगर एबिलिटी होती है केवल 1000 ग्राम शुगर ऐड करने की, ठीक है, केवल इतने की अगर एबिलिटी है तो हम इससे ज्यादा और भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब 100 ग्राम इसका क्या हो गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, ये इसकी सॉल्युबिलिटी, ये इसका सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक है। मतलब 100 ग्राम अगर हमने शुगर ऐड कर दी वाटर में तो उससे थोड़ा सा भी ज्यादा, 1 ग्राम भी ज्यादा और शुगर ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इसका मैक्सिमम अमाउंट है जितना हम इसमें सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू 100 से वैल्यू अगर कम है, सैचुरेशन पॉइंट से अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड डिक्लेयर करते हैं, जहां पे हमें और सॉल्यूट ऐड करने की परमिशन मिल सकती है। लेकिन अगर सैचुरेटेड हो गया हमारा सॉल्यूशन तो यहाँ पे कोई भी 1 ग्राम सॉल्यूट भी ऐड नहीं हो सकता, नो 1 ग्राम सॉल्यूट कैन बी एडेड मोर। किसी भी तरीके से हम 1 ग्राम भी सॉल्यूशन और नहीं कर सकते, ठीक है। तो ओवरऑल सॉल्युबिलिटी में हमको ये दो टर्म्स जानने को मिले हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर रखा था, है ना। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है। हम 1 लीटर वाटर में जितना भी सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, 1 लीटर पानी में जितना भी हम सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं वो उसकी होती है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्यूट कैन बी बिकम मोर व्हेन सॉल्वेंट टेम्परेचर राइजेस। टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ सकती है, देखिए जब टेम्परेचर हाई करते हैं, जब टेम्परेचर में इंक्रीज होता है तो उससे हमारी जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, और तब हम थोड़ा सा और सॉल्यूट ऐड करने के लिए एबल हो जाते हैं, ठीक है। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एडिशन होता है तो हमारा सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, तब हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके सॉल्यूशन को बनाते हैं, ठीक है।
और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया था जब हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में पढ़ते थे। यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो टू टाइप्स के हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड, जहाँ पे नो और एक्स्ट्रा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते वो होता है हमारा सैचुरेटेड, और जहाँ पे हम और एक्स्ट्रा सोल्यूट ऐड कर सकते वो होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर पे ये हम सैचुरेशन डिफाइन करते हैं। अगर हम टेम्परेचर में राइज और डिक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, वो है solubility is the property showing the ability of given substance which to solute dissolve in the solvent। solubility क्या होती है? ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा हम सॉल्यूशन में ऐड करते हैं सॉल्यूट उतना ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, इट इज़ द मेजर इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, it is the measure in terms of maximum amount of solute dissolved in a solvent at equilibrium। एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक फिक्स्ड प्रेशर पे हम जितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व कर रहे हैं एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए, वही होती है उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक फिक्स टेम्परेचर पे हम जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर पे जितना ज़्यादा हम उसमें सॉल्वेंट ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सॉल्युबिलिटी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के ऐड करने की एबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? वो कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं? ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर है? फर्स्ट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम राइज और डिक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी हमारी अफेक्ट होती है। कैसे अफेक्ट होती है? देखो, टेम्परेचर है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। मतलब क्या कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। इट मींस टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ने लगती है। ठीक है, दिस सिचुएशन इज डिफरेंट फॉर द गैसेस। लेकिन गैसेस के लिए बात अलग होती है। विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर दे बिकम लेस सॉल्युबल इन ईच एंड इन वाटर बट मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर रहता है, देखो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है कि हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ेगी या नहीं। अगर वाटर है, ठीक है, वाटर रहता है तो वहां पे सॉल्युबिलिटी रहती है, नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ जाता है, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि इथाइलिन, ठीक है, और भी बहुत सारे, तो अगर इन सारे सॉल्वेंट्स में हमको ऐड करना होता है तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाती है। वाटर के कंपैरिजन में अगर हम इथाइलिन वगैरह यूज़ करें तो हमारी सॉल्युबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, फिर प्रेशर, सेकंड अपना होता है प्रेशर, जो हमारी सॉल्युबिलिटी के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है? देखो, फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द सॉलिड्स आर लिक्विड सॉल्यूट, मतलब अगर हम लिक्विड सॉल्यूट लेते हैं या सॉलिड सॉल्यूट लेते हैं सॉल्वेंट बनाने के लिए, प्रेशर डज नॉट अफेक्ट। प्रेशर वहाँ पे कोई भी अफेक्ट नहीं करता है। अगर हमने कोई लिक्विड सॉल्यूट लिया है या कोई सॉलिड सॉल्यूट लिया है तो वहाँ पे प्रेशर का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जैसे टेम्परेचर गैसेस को अफेक्ट नहीं करती, वैसे ही प्रेशर सॉलिड और लिक्विड को अफेक्ट नहीं करते। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब क्या कि जैसे टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, वैसे ही जो हमारे गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है, गैस सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और सॉलिड प्लस लिक्विड डज नॉट इफेक्ट या नॉट इफेक्टेड बाय प्रेशर। सॉलिड से और लिक्विड का
जो सॉल्युबिलिटी है वो अफेक्ट नहीं होगा। देखो सॉलिड और लिक्विड का जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर इंक्रीज हो तो भी कुछ चेंज नहीं आएगा, प्रेशर डिक्रीज हो तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का सॉल्युबिलिटी प्रेशर पे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, डिपेंड ही नहीं करता तो अफेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हमें अलग अलग टाइप्स के ना सॉल्यूशंस के बारे में जानने को मिलता है। अभी देखो कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम कैसे करते हैं। देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे बेस्ड हम कितने टाइप के सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन पे बेस्ड कितने टाइप के सॉल्यूशन है, तो मेनली 2 टाइप के सॉल्यूशंस हैं। 2 वो कौन कौन से, देखो एक है हमारा डाइल्यूट, एक है कंसंट्रेटेड और एक है यहाँ पे देयर आर 2 मेन है, लेकिन एक अलग से हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड। तो ओवरऑल हमारे 3 टाइप्स बन जाते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स के हमारे सॉल्यूशन है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन पे बेस्ड 3 टाइप के सॉल्यूशन हमने देखने हैं, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो वो 3 टाइप के सॉल्यूशन अपने क्या है, एक है डाइल्यूट, एक है कंसंट्रेटेड और एक है सैचुरेटेड। ठीक है, डाइल्यूट अभी हम पढ़ के आ रहे हैं जहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट कम हो जाता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ज्यादा तो डाइल्यूट, सॉल्यूट ज्यादा तो कंसंट्रेटेड। ठीक है, और जहाँ पे सैचुरेटेड मतलब जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड हो चुका है और अब थोड़ा सा भी हम सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, वो हो जाता है हमारा सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप्स के क्या हो गए सॉल्यूशंस। ठीक है, ये अपने 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पे हम 3 टाइप के सॉल्यूशंस देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्टली यहाँ पे हम क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारा ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोलॉइड्स क्या होते हैं, डू यू नो अबाउट कोलॉइड्स। ठीक है, कोलॉइड्स के बारे में जाने तो नहीं, मिक्सचर के पार्टिकल पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, देखो हम मिक्सचर पढ़ रहे थे, वहाँ पे 2 टाइप के मिक्सचर थे, एक था हमारा होमोजेनस और एक था हेटेरोजेनस। ठीक है, होमोजेनस क्या होते हैं और हेटेरोजेनस क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। होमोजेनस क्या होते थे, जहाँ पर होमोजेनस जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, जहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होते हैं हमारे होमोजेनस। और हेटेरोजेनस में क्या होता है, हेटेरोजेनस में क्या होता है, जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो हेटेरोजेनस, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो वो होमोजेनस। और हेटेरोजेनस में हम फर्दर 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से, एक हमारे सस्पेंशन और एक कोलॉइड्स, जिसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन, ये 2 टाइप हमारे कहाँ से आते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर से, जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो इधर हम क्या देख रहे थे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा हो गया था। ठीक है, जहाँ पे हमने क्या देखा था, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड। ठीक है, और इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी एक तरीके से हम देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम कोलॉइड से कंटिन्यू करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैनी वेज, अलग अलग तरीके से हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है रिप्रेजेंटेशन का, तो वो ये है कि बाय मास परसेंटेज। देखो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास का परसेंटेज निकालते हैं और हम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम, ये 2 मेथड होता है जिससे हम एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे, मास बाय मास अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो हम किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है और कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है उस बेसिस पे डिफाइन करते हैं। देखो मास ऑफ सॉल्यूट लिया, एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। ठीक है, हमको परसेंटेज चाहिए मास बाय मास का, तो वो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज हमने एक सॉल्यूशन लिया, फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन है जो है 100 ग्राम। ठीक है, तो इसमें हमने सॉल्वेंट मिलाया है और सॉल्यूट मिलाया है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट
यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया है 80 ग्राम, 80 ग्राम हमने सॉल्वेंट ले लिया, तो सॉल्यूट कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली हमें पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला, है ना। सॉलिड सॉल्वेंट को जोड़ दिया तो हमको सॉल्यूशन मिल गया। हमको चाहिए सॉल्यूट, सॉल्यूट किधर रखेंगे? बाकी सारा उधर, तो अपना वैल्यू आ जाएगा 100 ग्राम सोल्यूशन है पूरा माइनस 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो ओवरऑल वैल्यू हमको सॉल्यूट की मिल गई कितनी? 20 ग्राम। तो मतलब ये जो हमारा सोल्यूशन यहाँ पे बना है 100 ग्राम का, उसमें 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर हम इसको परसेंटेज, ये तो इसका मास है, लेकिन अगर हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहें, अगर हम परसेंटेज में बताना चाहें कि इस सोल्यूशन में कितना मास बाय मास का परसेंटेज है, तो कैसे करते हैं? देखो, मास बाय मास में हम क्या करते हैं? मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, कैसे करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट हमने सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में मिलाया है, अपॉन में मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कैसे आएगी? देखो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ताकि परसेंटेज आ जाए। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमको अभी कैलकुलेट किया 20 ग्राम, 20 ग्राम लिख लिया। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम, 100 ग्राम का टोटल सॉल्यूशन, तो ये हो गया 100 ग्राम, डिवाइड किया और हमको क्या 100 से मल्टीप्लाई भी करना है ताकि परसेंटेज कैलकुलेट कर सके। ओवरऑल डिवाइड करने के बाद हमारा परसेंटेज आ जाएगा 20%। ठीक है, तो हमारा मास बाय मास परसेंटेज इस सॉल्यूशन का क्या आ गया? 20%। ठीक है, लेकिन अगर वही हमको अगर मास बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता, तो यहाँ पे मास का सॉल्यूशन का मास के बजाय हमको यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया होता। कितना वॉल्यूम? 1000 लीटर, 1000 लीटर या 1000 मिलीलीटर कर लो तो वो 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 1000 मिलीलीटर इसका अगर वॉल्यूम दे दिया है, तो यहीं से हम इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम। कैसे? अगर अब इसी सॉल्यूशन का हमको मास बाय वॉल्यूम चाहिए, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, और हमें मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे लिखना है, सॉल्यूट मास, और अपॉन में पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो वहां पे मेंशन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। सस्पेंशन मतलब यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, सस्पेंशन, सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो अ सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of medium। मतलब क्या? हेट्रोजीनियस का मतलब क्या? हेट्रोजीनियस वर्ड से हमको याद आ गया कि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना। जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। और जहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं होमोजेनियस। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और ये जो हमारा सॉल्यूट का पार्टिकल है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। मतलब क्या? सपोज हमने एक ग्लास लिया, ग्लास, ठीक है, और उसमें मैंने वाटर ऐड किया, वाटर के साथ साथ कुछ सैंड पार्टिकल्स ऐड किए। ठीक है, उसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद पूरा पानी एकदम से ब्लर हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उस पानी को अनडिस्टर्ब, मतलब उसको डिस्टर्ब ना किया, छोड़ा ना जाए, तो कुछ टाइम के बाद हमको देखने को मिलेगा जो हमारा सैंड का पार्टिकल होगा वो नीचे ऐसे सेटल डाउन हो जाएगा और पानी का लेवल अबव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको सस्पेंशन सॉल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन, और इसको हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे?
सपोज ये पार्टिकल्स लार्जर हैं तो हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लिया और फिर फिल्ट्रेशन कर लिया, जो सैंड पार्टिकल होगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगा और जो हमारा वाटर होगा वो फिलअप हो जाएगा, है ना। तो इसको हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। द सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। ये हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिखाई दे रहा है ना, नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से ये हेटेरोजेनस हो गया। द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इन अ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्यूट का साइज है, सॉल्यूट यानी कि जो कुछ भी हमारे सॉल्वेंट यानी कि वाटर में डिसॉल्व होने वाला है उसकी साइज बहुत ही लार्जर है, जो डिसॉल्व नहीं हो पा रही है और जिसकी वजह से ये सस्पेंशन का फॉर्मेशन कर रही है। और लार्जर कितनी होगी, 100 mm जितनी साइज उसकी लार्जर होती है इन डायमीटर। मतलब ये पार्टिकल, ये जो सैंड का पार्टिकल है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जिसका नहीं हो पा रहा है, जो ऐसे ही लेफ्ट हो गया है, इसका साइज का जो डायमीटर है वो कितना है, 100 मिलीमीटर। इतना लार्जर साइज है जिसकी वजह से ये मिक्स नहीं हो पा रहा है वाटर में, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजली। और अगर हम उस ग्लास में, अगर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में हमने लिया है, बीकर में लिया है, तो उसको हम ऐसे ही नेक्ड आई से विजिबल भी कर सकते हैं कि हाँ सैंड का लेवल यहाँ पे है, वाटर लेवल उससे अबव है, सैंड पार्टिकल हमको इजीली विजिबल होंगे, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ऑब्वियसली जब हम इसको फिल्टर करेंगे फिल्टर पेपर से तो ये फिल्टर पेपर को पास नहीं कर पाएगा, ये सैंड पार्टिकल पूरा यहाँ पे अरेंज हो जाएगा, जो वाटर होगा वो हमारा पास आउट हो जाएगा, ठीक है। सो अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो इस वजह से हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से ये जो हमारा सॉल्यूट है और सॉल्वेंट इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ये होता है सस्पेंशन, ठीक है, जहाँ पे हेटेरोजेनस कॉम्पोजिशन होता है और पार्टिकल्स हमको इजीली सीन हो जाते हैं, पार्टिकल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होते हैं और अगर उनको हम अनडिस्टर्ब वे में रख दें तो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग लेयर हमको विजिबल होता है, जिसको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होते हैं, ये दूसरे टाइप के हमारे मिक्सचर है, हेटेरोजेनस मिक्सचर में भी यही आते हैं। देखो, द टाइप ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, पार्टिकल की साइज पे बेस्ड है हमारा टाइप ऑफ मिक्सचर अलग अलग, ठीक है। क्लासिफाइड इनटू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये 3 टाइप के सॉल्यूशन हमारा डिराइव हो रहा है किस बेसिस पे, सॉल्यूट का जो पार्टिकल्स है उसके साइज पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोलॉइड सस्पेंशन अभी हमने पढ़ा है, सॉल्यूशन हमने पहले ही पढ़ रखा है, तो कोलाइडल हम पढ़ने जा रहे हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में क्या है यहाँ पे, अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच सब्सटेंसेस आर रेगुलरली सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड। रेगुलर सस्पेंशन होता है किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल का एक सॉल्यूशन में, वो होता है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स एंड देयर वेरिएशन आर well known area ever since the primitive age. The best example to prove their familiarity with us is that we know from very early times that coagulation of milk result in the formation of curd. है ना, मिल्क में हमने देखा है कि वो पूरे जो हमारा सोल्यूशन होता है उसमें अगर हम वाटर भी मिक्स कर देते हैं तो क्या मिल्क और वाटर ऐसे पूरे सोल्यूशन में रेगुलरली सस्पेंडेड पड़े रहते हैं, ठीक है। वहां पे हम सेपरेट लाइन नहीं देख पाते। जैसे अभी देखे हमने सैंड और वाटर का पार्टिकल लिया, सैंड और वाटर, ठीक है, तो हम इसको कुछ टाइम तक अनडिस्टर्ब वे में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स हमको एक लेयर में अरेंज होते हुए दिखाई पड़ जाएंगे, सैंड का एक लेयर बन जाएगा और उसके बाद वाटर का लेयर दिखाएगा। लेकिन ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे अगर हम मिल्क और वाटर को एक साथ मिक्स कर दें तो हमको इनकी कोई एक ऐसी लेयर अरेंज होती नहीं दिखाई पड़ेगी कि जहाँ पे केवल वाटर मिलेगा और जहाँ पे केवल मिल्क मिलेगा, ऐसा लेयर नहीं दिखता। वो रेगुलरली पूरे सोल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं लेकिन आपस में मिक्स कभी नहीं होते, ठीक है। और इसका हमको पता कैसे चलता है कि हाँ ये आपस में मिक्स्ड नहीं है, वो जब हम कोएगुलेशन ऑफ मिल्क करते हैं, मतलब जब मिल्क से हम कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जब कर्ड बन जाता है तब हमको जो कर्ड मिलता है, जो कर्ड हमको जमा हुआ मिलता है दही, ठीक है, वो पूरा हमारा मिल्क का पार्ट होता है। उस सोल्यूशन में जितना भी मिल्क का पार्ट होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर के ही जैसा फॉर्म में रह जाता है, फिर उसको हम सेपरेट तब कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या, कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन भी एक हेटेरोजेनस
जहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट आपस में मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है कि हम इनको क्लियरली नेक्ड आइज से नहीं देख सकते कि इनके पार्टिकल्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये सच में, मतलब अगर देख के बताना चाहे, जैसे इसको हम देख के बता रहे हैं अलग अलग लेयर्स में अरेंज है, तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये तो हेट्रोजीनस है, लेकिन इस सोल्यूशन को, कोलाइडल सोल्यूशन को हम नेक्ड आइज से विजिबल नहीं कर सकते और ना ही हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये हेट्रोजीनस है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन कराते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमको वहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ जो मिल्क वाला पोर्शन था जितना भी इस सोल्यूशन में, वो पूरा कर्ड में आ गया है और बाकी जितना बचा वो वाटर का पार्ट था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये तरीके का हेट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और यहाँ पे भी हम नेक्ड आइज से विजिबिलिटी नहीं होती हमारी, ठीक है। नेक्ड आइज से हमारा सॉलिड और सॉल्वेंट विजिबल नहीं होता, ठीक, लेकिन सस्पेंशन में विजिबिलिटी थी। तो क्लासिफिक इनटू, ये कोलाइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन होता है जैसे कि फोम, इमल्सन, सॉल्ट, ये है फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ओवरऑल क्या, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है और जो सस्पेंशन है वो दोनों ही हेट्रोजीनियस के टाइप होते हैं। बस फर्क क्या होता है कि एक जहाँ पे सस्पेंशन होता है वहाँ पे हम सॉलिड और सॉल्वेंट को नेक्ड आइज से सेपरेटली देख सकते हैं, और जो कोलाइडल होता है वहाँ पे हम सॉलिड और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को नेक्ड आइज से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज में हम पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूला। यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसका यूज करके हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का कैलकुलेशन करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन में जितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो, ठीक है, और जितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है टोटल हमारा 100 ml या जितना भी होगा मेंशन क्वेश्चन में, वो मल्टीप्लाई 100, ठीक है, परसेंटेज में आएगी वैल्यू। और या फिर हम ये कर सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉलिड अपन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ऐसे अगर सपोज हमारा 100 ग्राम का सोल्यूशन है, 100 ग्राम सोल्यूशन में अगर 90 ग्राम हमारा सॉल्वेंट है और 10 ग्राम हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। तो यहाँ का अगर हम कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 10, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90, ये हो गया 90 इंटू 100, वैल्यू परसेंट में आएगी, ये 0 0 कैंसिल, और ये हो गया 100 डिवाइड 9, 9 1 जा 9, फिर आ गया, फिर 9 1 जा 9, फिर 0 1 पॉइंट, फिर 9 लाइक दिस, ये वैल्यू हमारी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला का यूज करके हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं, ठीक। फिर मास बाय मास परसेंटेज, ये हमने कल भी देखा था, है ना, कैसे अगर आपको मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ये होता है मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो ये सारी वैल्यू जो है ना परसेंटेज में आएगी, ये सब परसेंटेज में वैल्यू आने वाली है, ठीक है। इधर सस्पेंशन और कोलाइडल में डिफरेंस दिया हुआ है, सस्पेंशन और हमने कोलाइडल पढ़ा है, दोनों के में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल आर विजिबल विद नेक्ड आइज, ऑब्वियसली जो हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो हमको नेक्ड आइज से विजिबल होते हैं, आर विजिबल, यहाँ पे नॉट विजिबल, वो दिखाई नहीं देते। फिर ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। shows Tyndall effect, shows Tyndall effect, नहीं, देखो सस्पेंशन और कोलाइडल में ये है, तो सस्पेंशन में जो हमारा पार्टिकल्स है उसमें विजिबिलिटी है नेक्ड आइज से, लेकिन कोलाइडल में नहीं है। टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करूं तो टिंडल इफेक्ट जो होते हैं हमारे दोनों में ही विजिबल है, दोनों में ही होता है, ठीक है, दोनों में विजिबल है। ट्रांसलूसेंट, दोनों सोल्यूशन बन गए। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ से ब्लर विजिबिलिटी होती है, ठीक है। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट और एक होता है ऑपेक, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट जहाँ पे 100% विजिबिलिटी हो, ट्रांसलूसेंट जहाँ पे थोड़ी सी विजिबिलिटी हमारी ब्लर हो जाती है, और ऑपेक में तो एकदम से विजिबल ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे विजिबिलिटी कैसे होती है, ब्लर। अगर हम सोल्यूशन को मिक्स करके ऐसे सोल्यूशन के आर पार देखना चाहें तो वो ब्लर होता है, ठीक है। और सॉलिड पार्टिकल यहाँ पे सेटल डाउन, ऑब्वियसली जब हम सैंड और वाटर मिक्स करते थे तो
सैंड का पार्टिकल नीचे आकर के सेटल डाउन हो जाता था, लेकिन यहाँ पे मिल्क और वाटर का पार्टिकल दोनों ही रेगुलरली मूव करता रहता है, वो सेटल डाउन नहीं होता, जिससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कितना अमाउंट ऑफ मिल्क है यहाँ पे, कितना वाटर है। ये हम तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब मिल्क का कोएगुलेशन होता था, जब वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, तो ये था हमारा सस्पेंशन एंड कोलाइडल। इसके बाद हमको पढ़ना है टिंडल इफेक्ट, जो यहाँ पे हमने देखा है टिंडल इफेक्ट, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो टिंडल इफेक्ट है अपना ये डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन हुआ है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इन कोलाइड्स एल्स पार्टिकल इन वेरी फाइन सस्पेंशन। ठीक है, मतलब क्या कि लाइट का स्प्रेडिंग होना इन द कोलाइडल पार्टिकल्स। अगर हमने एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है, ये हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें हमने जब लाइट को पास किया, जब लाइट इस कोलाइडल सॉल्यूशन से पास हुई तो लाइट पूरी की ओर हर तरफ स्प्रेड हो गई। ठीक है, लाइट का स्कैटरिंग हो गया, मतलब लाइट जो है स्प्रेड हो गई। अगर लाइट स्प्रेड हो जाती है तो टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। अगर ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही है तो वो टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लाइट पूरी इधर से आई और पूरे वेसल में ही लाइट पूरी स्प्रेड आउट हो गई, है ना। तो जब कभी भी हम एक सोर्स से, ये लाइट सोर्स है अपना, जब भी हम किसी एक लाइट सोर्स का यूज करके, ठीक है, लाइट सोर्स का यूज करके लाइट को पास कराते हैं, ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, यहाँ से हमने लाइट को पास किया, जैसे ही वो कोलाइडल सॉल्यूशन में गई, कोलाइडल सॉल्यूशन में जाने के बाद अगर पूरी की पूरी लाइट पूरे वेसल में स्प्रेड हो गई तो वो टिंडल इफेक्ट शो कर रही है। लेकिन अगर ये स्प्रेडिंग नहीं होती तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। और टिंडल इफेक्ट कहाँ पे शो होता है? केवल कोलाइडल में। ठीक है, अभी अगर हम होमोजेनियस मिक्सचर में टिंडल इफेक्ट देखना चाहें तो वहाँ पे नहीं होता है, यहाँ कोलाइडल्स में टिंडल इफेक्ट पॉसिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल, इट कैन बी ऑब्जर्व वन सनलाइट पास थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ऑब्वियसली जब हम डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही घना जंगल है, वहां से जब कभी भी सनलाइट आती है तो वो आती है तो एकदम आकर के एंड में स्प्रेड आउट होने लगती है। ठीक है, तो ये होता है टिंडल इफेक्ट, जब कभी भी लाइट को हम पास करते हैं किसी भी लाइट सोर्स से और लाइट हमारी स्प्रेड हो जाए, पूरे लाइट के पार्टिकल स्प्रेड हो जाते हैं, तो वो होता है हमारा टिंडल इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम अलग अलग फेज के बारे में पढ़ते हैं। देखो, फेजेस होते हैं हमारे, एक होता है डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज क्या होता है? The solute light component of dispersed particle in a colloid form is dispersed phase। ठीक है, जैसे जो हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन है तो वो ऑब्वियसली सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद बना है, उसमें जितना भी एरिया हमारा सॉल्यूट ऑक्युपाई करता है वो होता है हमारा डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है? डिस्पर्सन मीडियम द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्सन फेज इज सस्पेंडेड। जहाँ पे डिस्पर्सन फेज सस्पेंड है, मतलब जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो जहाँ तक स्प्रेड है पूरा उस सॉल्यूशन में, उस एरिया को बोला जाता है डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, एरोसोल। एरोसोल क्या होता है? एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन विच डिस्पर्स फेज, उसका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एंड डिस्पर्सिंग मीडियम गैस इज कॉल्ड एरोसोल। ठीक है, मतलब एरोसोल क्या है? एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जहाँ पे डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा या लिक्विड होगा और उसका डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो गैसियस स्टेट का होगा, उसे बोला जाता है एरोसोल, और उसका एग्जांपल है क्लाउड्स। ठीक है, फोम क्या होता है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन विथ डिस्पर्स फेज गैस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इज सॉलिड और लिक्विड। जिसका डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड या लिक्विड होता है उसे फोम बोलते हैं, और जिसका डिस्पर्स फेज सॉलिड या लिक्विड होता है उसे एरोसोल बोलते हैं। डिफरेंस यही है। ठीक है, डिस्पर्सिंग मीडियम अगर सॉलिड लिक्विड है तो वो हमारा फोम होता है, और अगर डिस्पर्स फेज हमारा सॉलिड या लिक्विड है तो उसे एरोसोल बोलते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल है शेविंग क्रीम। ठीक है, तो ये हमारे डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, और इसके दो एग्जांपल, एक एरोसोल और एक फोम। ठीक है, जहाँ पे मीडियम हमारा सॉलिड लिक्विड में, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड लिक्विड तो फोम, और अगर डिस्पर्स फेज हमारा सॉलिड लिक्विड है तो वो एरोसोल। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सॉल्ट्स। सोल क्या होता है? सॉल
ठीक है, सॉल्व क्या होता है? देखो सॉल्व के बारे में हम पढ़ते हैं, एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स फेज सॉलिड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इज लिक्विड, उसे कहते हैं सॉल्व। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि एक में डिस्पर्स फेज हमारा सॉलिड लिक्विड होता था, एक में डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड लिक्विड होता था। यहाँ पे क्या है, गैसियस मीडियम से मतलब ही नहीं है, यहाँ पे डिस्पर्स फेज सॉलिड होना चाहिए, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड होना चाहिए, तो उसे हम सॉल्व्स कह देते हैं। ठीक है, या सॉल्व बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या फिर मड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। ठीक है, फिर जेल एंड इमल्शंस। जेल एंड इमल्शंस क्या होते हैं? जेल एंड इमल्शंस, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ लिखते हैं MgOH और गर्ल्स। ठीक है, जेल एंड इमल्शंस क्या होते हैं? A colloidal solution with dispersed phase liquid and dispersing medium is solid। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है, सॉल्ट्स और जेल इमल्शन में कंपैरिजन हम कर सकते हैं। जिसका डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है वो सॉल्ट्स, और जिसका डिस्पर्स फेज लिक्विड है वो जेल होगा या फिर इमल्शन होगा। ठीक है, इज कॉल्ड जेल, उसे हम क्या बोलते हैं? जेल। इमल्शन क्या होता है? जिसका डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्सिंग फेज दोनों ही लिक्विड हो जाए उसे बोलते हैं इमल्शन। तीनों का डिफरेंस देखते हैं। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, तो वो होता है सॉल्ट। ठीक है, डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है, तो उसे हम बोलते हैं जेल। इमल्शन जहाँ पे दोनों ही लिक्विड, फेज भी और मीडियम भी दोनों ही लिक्विड हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इमल्शन। ठीक है, इमल्शन के बारे में है, इमल्शन एंड जेल आर द टू डिस्टिंक्ट केमिकल कंपाउंड। दो अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ पे इनका मीडियम फेज अलग अलग है। ठीक है, अ जेल इज सेमी सॉलिड सब्सटेंस। जेल जो होता है हमारा सेमी सॉलिड होता है, बट इमल्शन इज लिक्विड। जो इमल्शन होता है वो लिक्विड स्टेट का होता है, विच इज द मीन्स डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू, जिसकी वजह से हम दोनों को अलग कर पाते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अगर जेल और इमल्शन लगा है तो हम कैसे देख के अलग कर पाएंगे दोनों को कि कौन सा जेल है कौन सा इमल्शन? तो अगर जो हमारा सेमी सॉलिड होगा उसको हम जेल बोलेंगे, जो लिक्विड स्टेट का होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इमल्शन। ठीक है, फिर नेवरदलेस डिपेंडिंग ऑन देयर इंटेंडेड यूज सम इमल्शन कैन एग्जिस्ट इन सम सेमी सॉलिड कंडीशंस। ठीक है, कभी कभी हमें इमल्शन जो है वो सेमी सॉलिड कंडीशन में भी दिखता है, मतलब वो जो इमल्शन है वो जेल की अपीयरेंस को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे जेल सेमी सॉलिड होता है वैसे इमल्शन भी कभी कभी सेमी सॉलिड हो जाता है। ठीक है, जैसे फ्रूट जेलीज, जेलाटिनस सब्सटेंसेस, क्रीम्स एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत टाइम से अगर यूज नहीं किया जाता है तो वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये था हमारा सॉल्ट, जेल, इमल्शन, उनके डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेजेस। ठीक है, विद दिस हमारा टॉपिक होता है एंड, और बाकी के टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।